2 दिन के बाद देश में बैसाखी का त्योहार मनाया जाएगा, जिसकी धूम अभी से दिखाई देने लग गई है। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने सोमवार शाम को ही विदेशी डिप्लोमेट्स के साथ बैसाखी की पार्टी का आयोजन किया है। इस शानदार पार्टी में म्यांमार, ईरान, भूटान, मोरक्को समेत कई देशों के राजनयिक पहुंचे, जमकर रंगारंग पार्टी का लुत्फ उठाया। दिलचस्प बात यह है कि इस पार्टी में पहुंचे ज्यादातर डिप्लोमेट्स भारतीय पारंपरिक परिधान में दिखाई दिए और पंजाब की लोकधुनों पर जमकर थिरकते भी नजर आए हैं। इस मौके पर कई कलाकारों ने परफॉर्म कर समा बांध दिया। पारंपरिक पोशाक में पंजाबी लोकधुनों पर नृत्य कर शानदार प्रस्तुति दी गई और समा बांध दिया गया। वहीं असम में बैसाखी के दिन रोंगाली बिहू महोत्सव मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। बड़ों के साथ साथ बड़ी संख्या में बच्चियां पारंपरिक नृत्य की तैयारियां कर रही हैं। इस बार का उत्सव इसलिए भी खास है क्योंकि प्रधानमंत्री खुद 14 अप्रैल को महोत्सव में शरीक होंगे। और देखिए, प्रधानमंत्री शामिल होने वाले हैं, इस महोत्सव का हिस्सा बनने वाले हैं। उनके सामने करीब 10,000 कलाकार अपनी परफॉर्मेंस भी देंगे। बैसाखी का त्योहार परंपरागत तरीके से यूं तो 2 दिन बाद मनाया जाएगा, लेकिन पूरे उत्तर भारत में इसकी सरगर्मी महसूस की जा रही है। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने अलग अलग देशों के दिल्ली स्थित डिप्लोमेट्स को सोमवार को बैसाखी की पार्टी दी, जिसमें ईरान, भूटान, म्यांमार और मोरक्को समेत तमाम देशों के डिप्लोमेट्स शामिल हुए। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने सोमवार शाम को विदेशी डिप्लोमेट्स के लिए बैसाखी पार्टी का आयोजन किया। मीनाक्षी लेखी की इस शानदार पार्टी में म्यांमार, ईरान, भूटान, मोरक्को समेत कई देशों के डिप्लोमेट्स पहुंचे और उन्होंने जमकर रंगारंग पार्टी का लुत्फ उठाया और पंजाब की लोक धुनों पर जमकर थिरकते भी नजर आए। भारत एक देश है जो उत्सवों का देश है और उस उत्सवों के देश में हर उत्सव में सब लोग शामिल होकर बड़ा छोटा बड़ा सब लोग मिलकर हम लोग मनाते हैं। और इसी प्रकार से आज बैसाखी मनाई जा रही है, जिसमें डिप्लोमेटिक कोर के लोग सम्मिलित हैं और साथ ही मेरे क्षेत्रवासी भी सम्मिलित हैं। और यही जो भारत की संस्कृति और सभ्यता है वो देश दुनिया को पहचान हो और अधिक से अधिक लोगों को उसके बारे में पता चले। दिलचस्प ये है कि इस पार्टी में पहुंचे ज्यादातर डिप्लोमेट्स भारतीय पारंपरिक परिधान में नजर आए। इस मौके पर विदेशी मेहमानों ने लजीज व्यंजनों की बेशुमार वैरायटीज के जायके का भी जमकर लुत्फ उठाया। इस मौके पर दुनिया भर के डिप्लोमेट्स को भारत की गौरवशाली संस्कृति को शिद्दत से समझने का मौका भी मिला। आपको बता दें कि बैसाखी का त्योहार उत्तर भारत में हिंदी महीने बैसाख के आगाज के तौर पर मनाया जाता है और इस दिन फसलों की कटाई शुरू की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको असम लिए चलते हैं, दिखाते हैं असम की लोक संस्कृति का मन मोह लेने वाला ये रंग। 14 अप्रैल को असम में धूमधाम से रंगोली बिहू उत्सव मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोर शोर से अभी से शुरू हो गई हैं। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने 10,000 कलाकार नृत्य की प्रस्तुति देंगे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इसकी जगह बनाने की उम्मीद मानी जा रही है। पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर थिरकती इन बच्चियों का उत्साह देखिए। नन्हे पैरों में खनकते घुंघरुओं की आवाज सुनिए। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों पर लहराती इन नन्ही परियों को देखिए। बच्चियां तो बच्चियां, बड़ों का जोश भी देखने लायक है। उमंग और उल्लास से भरी ये तस्वीरें असम के रोंगाली बिहू उत्सव की तैयारियों की हैं। 2 दिन बाद बैसाखी के दिन रोंगाली बिहू उत्सव मनाया जाएगा। बहुत कम वक्त बचा है, लिहाजा तैयारियां जोरों पर हैं। नन्ही परियां तन मन धन से रोंगाली बिहू के लिए पारंपरिक नृत्य सीख रही हैं।
ये तैयारी इसलिए भी बड़ी है कि 14 अप्रैल को असम सरकार रोंगाली बिहू के अवसर पर एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन करेगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में 10,000 से ज्यादा बिहू नर्तक भाग लेंगे। इसके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी जगह बनाने की उम्मीद है। कितने बच्चे लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, उन लोगों ने जो हम लोग का संस्कृति है, हम लोग का कल्चर है, उसको प्रिजर्व करने के लिए बहुत मदद होगा। अभी पेरेंट्स लोग भी बहुत सपोर्ट कर रहा है बच्चे लोगों को, और स्कूल में भी उसको सिखा रहा है। बाकी जो गाँव के स्कूल है वहाँ पर भी सिखा रहा है। बाकी सारा असम में मतलब अभी बिहू का एनवायरनमेंट है। असम की परंपरा को परखना हो, कहते हैं असम की संस्कृति को समझना हो, असम के गीत संगीत पर थिरकना हो, गुनगुनाना हो, तो रोंगाली बिहू के त्योहार का हिस्सा बनिए। रोंगाली बिहू असम का सबसे रंगीन त्योहार माना जाता है। इसके रंग में हर कोई रंग चुका है। बच्चे बड़े सभी असम की संस्कृति और परंपरा का गहना डाले लोक गीत संगीत की ट्रेनिंग ले रहे हैं। पारंपरिक पोशाक में नृत्य की प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस आप देख ही चुके होंगे कि जैसे मैं बोल रही हूँ, उत्साह और उमंग के साथ हो रहा है और काफी जोश है सभी के अंदर और बहुत ही अच्छा लग रहा है। कितने सारे मिलके ये जो विश्व का जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की जो कोशिश जारी है, वो एक मुकाम पर पहुंच जाए, इसी को लेके मैं कामना करती हूँ। असम में 3 बिहू त्योहार मनाए जाते हैं, रोंगाली बिहू, भोगाली बिहू और काटी बिहू, जिसमें रोंगाली बिहू के साथ असम में नए साल की शुरुआत हो जाती है। रोंगाली या बोहाग बिहू असमिया कैलेंडर के चैत महीने के आखिरी दिन शुरू होता है, जो आमतौर पर हर साल 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रोंगाली बिहू के बाद अब बात करते हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में कुमाऊं द्वार महोत्सव की, जो बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। 2 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव का आज आखिरी दिन है। इंडियन आइडल शो के विजेता पवनदीप राजन और कंटेस्टेंट रही अरुणिता कांजीलाल आज अपनी आवाज के जादू से महोत्सव की शान बढ़ाएंगे। पहले दिन लोक कला के कई रंग इस महोत्सव में देखने को मिले। कलाकारों ने शानदार छोलिया नृत्य कर हल्द्वानी की जनता को झूमने पर मजबूर किया। महोत्सव में कुमाऊनी पकवानों की प्रतियोगिता के साथ एपण प्रतियोगिता भी हुई। साथ ही कुमाऊनी संस्कृति की झलकियां दिखाते आकर्षक स्टॉल्स भी लगाए गए। उत्तराखंड के सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस महोत्सव में शामिल हुए। हल्द्वानी में भी रामलीला मंचन हुआ। इस रामलीला मंचन की खास बात थी कि इसमें तमाम किरदार महिलाएं निभा रही हैं और इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं ही पहुंच रही हैं। पुष्कर सिंह धामी भी महिलाओं के इस रामलीला मंचन को देखने पहुंचे और परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना कर भगवान राम का आशीर्वाद दिया। धामी ने मंच पर जाकर रामलीला के मंचन में भाग लेने वाले कलाकारों का सम्मान किया और उनकी बकायदा आरती उतारी। ओडिशा के बालेश्वर में विश्व प्रसिद्ध चंदनेश्वर चाडक मेले की धूम मची है। इस मेले में हर साल यूं ही भक्तों का सैलाब उमड़ता है। भीड़ का आलम यह है कि पैर रखने की जगह नहीं मिल पा रही। इस बार 30,000 श्रद्धालु मेले में शामिल हुए। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये आस्था का सैलाब, ये भक्तों का हुजूम। ये नजारा ओडिशा के बालेश्वर जिले में बनाए जा रहे विश्व प्रसिद्ध चंदनेश्वर चाडक मेले का है, जहां चंदनेश्वर चाडक यात्रा निकाली जा रही है। ये तस्वीरें मेले के 5वें अर्ध की है और ये मेला 2 चरणों में मनाया जाता है, नीला पर्व और पात पर्व। पुरानी मान्यता के अनुसार चंदनेश्वर ने चैत्र के महीने में अपनी पत्नी पार्वती की अनुपस्थिति में कामिनी से गुप्त रूप से विवाह किया था। इसीलिए नीला पर्व विवाह का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। वहीं पात पर्व में भक्त अपनी त्वचा, जीभ और शरीर को नाखूनों से छिदवाते हैं और जुलूस में घूमते हैं। लोग इस अनुष्ठान को देखने के लिए मंदिर में आते हैं। इस बार मेले को देखने
करीब 30,000 श्रद्धालु पहुंचे। भगवान चंदनेश्वर के लिए भक्तों की ये अटूट आस्था इस मेले को चंदनेश्वर चाडक मेले को खास बना देती है। इस साल मेले में आस्था का ऐसा ही सैलाब उमड़ा है जो भक्त भगवान के अटूट रिश्ते का जीवंत उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जोधपुर में लगा अनोखा धींगा गवर मेला भी चर्चाओं में है और उसकी वजह है गवर माता को 20 करोड़ के गहनों का चढ़ावा। गवर माता को पार्वती का रूप माना जाता है। इस बार मेले में गवर माता को 20 करोड़ के गहनों से सजाया गया। ये उत्सव 16 दिन तक चलता है। इसे अनुष्ठान के तौर पर महिलाएं करती हैं। पर्व के दौरान दिन में एक ही बार भोजन ग्रहण किया जाता है। मेले में झांकियां निकाली जाती हैं और महिलाएं अलग अलग देवताओं के रूप में दिखाई देती हैं। इस प्रतिमा पर गौर कीजिए। ये प्रतिमा जोधपुर में गवर माता की है, जिन्हें पार्वती का रूप माना जाता है। सिर से पांव तक माता का सोने के गहनों से श्रृंगार किया गया है। 1-2 करोड़ नहीं, 5-10 करोड़ भी नहीं, बल्कि पूरे 20 करोड़ के गहनों से माता को सजाया गया है। इसी वजह से जोधपुर में धींगा गवर मेला चर्चा में रहता है। दिलचस्प ये है कि ये जेवर घरों से आते हैं। इस पूजन में हिस्सा लेने वाली महिलाएं ये जेवर अपने घरों से लाती हैं। चैत्र महीने की तृतीया से शुरू होने वाला ये पर्व 16 दिन तक चलता है। इसे अनुष्ठान के तौर पर महिलाएं करती हैं। पर्व के दौरान दिन में एक ही बार भोजन ग्रहण किया जाता है। 16वें दिन धींगा गवर मेला लगता है, जिसमें झांकियां निकाली जाती हैं और महिलाएं अलग अलग देवताओं के रूप में दिखाई देती हैं। मैं विष्णु बनी हूँ। मेरे को बनते हुए 25 साल हो गए। लाइफ अचीवमेंट मिला है 2012 मेरे को और शुरू से बनती हुई आई हूँ। मेरे सासू जी की हार्दिक इच्छा थी कि नहीं, मैं अगर 100 बरस भी फूक जाऊँ पर आप स्वांग रच के जरूर जाओगे। यही है भाई, ये गवर अमर स्वांग देने वाली है। इसलिए सभी 16 दिन औरतें पूजा करती है, हाथ में धागा बांधती है, 16 गांठ देके। 500 साल से ज्यादा पुरानी इस परंपरा में बैंत भी इस्तेमाल की जाती है, जिसका इस्तेमाल मेले में घूमने वाले कुंवारे लड़कों पर किया जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से उनकी जल्द ही शादी हो जाती है। इसकी भी अपनी मान्यता है। मैंने ईश्वर जी का रूप धारण किया है। मैं पिछले 10 सालों से बनती आ रही हूँ। बस हर साल अलग अलग रूप धारण करती हूँ। इस बार मैंने ईश्वर जी का जो महादेव जी का प्रतीक है उसका रूप धारण किया है। इसकी मेले की ये मान्यता होती है कि भाई इसमें औरतों को सारी रात जागरण करना होता है और ये बैत लेके औरतें जो चलती है अपनी स्वयं की रक्षा के लिए, तो जो कंवारे लड़कों को जो बैत पड़ जाती है तो उनकी जल्दी सगाई हो जाती है। कहा जाता है कि राजघराने ने जोधपुर की स्थापना के साथ ही गवर माता के पूजन की परंपरा शुरू की थी। तब से शहर के लोग इसे मनाते आ रहे हैं। रात को लगने वाले इस मेले में शहर की महिलाएं समूह में सड़कों पर निकलती हैं। गणगौर माता की 4 आरतियां रात में की जाती हैं और सुबह उन्हें विदा कर दिया जाता है। इस मेले को देखने के लिए केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के बाकी हिस्सों से भी लोग जोधपुर पहुंचते हैं। जोधपुर से अशोक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आजकल हर कोई आपको स्मार्टफोन्स में रील्स दिखता हुआ मिल जाएगा। बेशक कुछ लोग इसे वक्त की बर्बादी मानते हो, लेकिन फिर भी मनोरंजन का जरिया तो है ही। लेकिन यूपी सरकार ने रील्स की मदद से ही स्वच्छता के लिए जागरूकता फैलाने का एक नया रास्ता खोज लिया है। क्या है ये रास्ता, जानिए। जय 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 जय। रील बनाओ, स्वच्छता योद्धा बन जाओ। हमें आपकी ये आदत बहुत अच्छी लगती है। आप अपने दरवाजे की सफाई खुद करते हैं और शर्माते भी नहीं है। फिर रील के जरिए सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि जागरूकता भी। दरवाजा गंदा होगा, सब लोग अगर अपना अपना दरवाजा साफ रखने की जिम्मेदारी ले लें तो हमारा दरवाजा भी साफ और हमारा यूपी भी साफ। कितना सुंदर है ना हमारा उत्तर प्रदेश। रील बनाइए और स्वच्छता में जन भागीदारी बन जाइए। क्या साफ सफाई की जिम्मेदारी किसी एक की है? नहीं, ये हम सब की जिम्मेदारी है। तो आइए अपना एक कदम स्वच्छता की ओर बढ़ाएं। डांस मेरी रानी, नाच
लोग अक्सर सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह की ही रील्स देखते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इन रील्स को सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं बल्कि लोगों को जागरूक करने का हथियार बना लिया है। ना किसी से कुछ लेना, one in a million, पर ज्यादा भी उछले ना। अक्सर रील्स बना करके लोग मनोरंजन करते हैं दूसरों का, लेकिन अब रील्स जागरूकता का भी काम करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक रील बनाने के लिए लोगों को, युवाओं को आमंत्रित किया है। खासतौर पर ये रील स्वच्छता की जागरूकता में काम आएगी। सरकार स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक करने के मकसद से स्वच्छ रील प्रतियोगिता का आयोजन कराने जा रही है। उत्तर प्रदेश नगर विकास विभाग की तरफ से लोगों को स्वच्छता परमो धर्म थीम पर रील बनाकर भेजने के लिए कहा गया है। एंट्री जमा करने की आखिरी तारीख 15 अप्रैल है और नतीजों की घोषणा 10 मई को की जाएगी। अधिकतम 45 सेकंड की रील बनाकर आपको भेजनी है, जिसका साइज 5 MB से कम ही होना चाहिए। अपनी रील के साथ आपको 50 शब्दों में एक कैप्शन लिखकर भी भेजना होगा। 3 सबसे बेहतरीन रील को यूपी सरकार स्वच्छता वॉरियर पुरस्कार देगी। आपको नगर विकास up326@gmail.com पर अपनी रील भेजनी है या फिर 7309519520 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। रील्स को सरकार के प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा भी किया जाएगा। ये स्वच्छ भारत मिशन नगरीय की एक पहल है और इसमें खास तौर पे युवाओं का जो एक देखते हैं कि बहुत दिलचस्पी लेकर युवा जो हैं वो रील्स बना रहे हैं और कई टॉपिक्स पर रील्स बनती हैं। तो हम लोगों को ये आइडिया आया कि क्यों ना स्वच्छता के संदर्भ में जो काम हो रहे हैं या जिस भी विषय वस्तु को जो युवा हैं वो अपने आप से जुड़ाव महसूस करते हों, तो स्वच्छता के संदर्भ में कुछ ऐसे स्वच्छता रील्स के कंपटीशन को एक आयोजित किया जाए। दरअसल रील्स के लिए युवाओं की दीवानगी को सही दिशा देने और स्वच्छता के लिए जागरूक करने के मकसद से यूपी सरकार इस प्रतियोगिता का आयोजन करवा रही है। एक तरफ बात भी कर रहे हैं इस पूरे स्वच्छ भारत मिशन की जो पूरी नींव है उसके बारे में, और युवाओं को जोड़ रहे हैं, उनसे आए हुए आइडियाज को पुनः यूज कर रहे हैं अपने इस जन जागरूकता कार्यक्रम में। तो दोनों तरीके से, और जो खास तौर पे इसमें अच्छे प्रतिभागी आएंगे उनको ये भी निर्णय लिया गया है कि इस प्रतियोगिता के दौरान उनको हम लोग अवार्ड भी करेंगे। बड़े बड़े फिल्मी सितारों से लेकर कई खिलाड़ियों तक पर रील्स का खुमार चढ़ा रहता है। युवाओं में रील्स काफी ज्यादा फेमस है। ऐसे में इस प्रतियोगिता को लेकर युवाओं में उत्साह भी है और एक बेहतर अवसर भी। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप अच्छे से अच्छा मैसेज दे सकते हैं लोगों को। कुछ लोग इसका मिसयूज कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब लोग इसको करें। कुछ लोग इसको मोटिवेशन की तरह लेते हैं, अच्छे अच्छे वीडियोस डाल के, जैसे आपने वीडियो देखा मेरा, तो आप उससे कुछ सीखेंगे, कुछ सीखने का आपको मिलेगा। तो इस पर्पज से हम बना सकते हैं। लोग मानते हैं कि रील सिर्फ मनोरंजन और मस्ती का जरिया भर है, लेकिन यूपी सरकार इस नई पहल से रील सकारात्मक संदेश देने का जरिया बन जाएगी। स्वच्छता में भागीदारी सिर्फ सरकार के प्रशासन की या विभाग की ही नहीं होती, लोगों की भी भागीदारी होती है, यानी जन भागीदारी होती है, और इसमें युवाओं की एक बड़ी संख्या है, उनका बड़ा रोल है। इसलिए रील्स ये इनवाइट किए गए हैं, जिसमें प्रतियोगिता जीतने का मौका तो है ही, लेकिन साथ ही साथ अपनी कला, अपना टैलेंट, अपनी सोच या अपना आइडिया दिखाने का भी मौका है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। और अब बात राष्ट्र रक्षा के संकल्प की। 2 दिन के अरुणाचल दौरे पे गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चीन को कड़ा पैगाम दिया है। अरुणाचल में कार्यक्रम में बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि भारत सुई की नोक बराबर भूमि पर भी कोई अतिक्रमण स्वीकार नहीं करेगा। काबिले गौर है कि गृह मंत्री ने इतना कड़ा पैगाम तब दिया जब उनके अरुणाचल दौरे को लेकर चीन नाक भौं सिकोड़ रहा है। दो दिन के अरुणाचल दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह ने चीन को उसी की भाषा में तगड़ा जवाब दिया है। सुई की नोक जितनी भूमि भी चाइना अधिग्रहण नहीं कर सकता जब तक मेरा आईटीबीपी का जवान वहां उपस्थित है। दरअसल चीन ने अमित शाह के अरुणाचल दौरे पर आपत्ति जताते हुए इसे सीमावर्ती इलाकों की शांति के लिए खतरा बता दिया है।
चीन ने शायद ये सोचा होगा कि इस धमकी से हिंदुस्तान डर जाएगा और शाह अपना दौरा रद्द कर वापस लौट जाएंगे। लेकिन शाह ने आईटीबीपी के जवानों के साथ संवाद स्थापित करते हुए ड्रैगन को बिना लाग लपेट खरी खरी जुबान में कह दिया कि अरुणाचल तो दूर, हिंदुस्तान सुई की नोक बराबर भूमि पर भी अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं भी देश के गृह मंत्री के नाते फक्र से कहता हूं, जब तक चाइना बॉर्डर का सवाल है, सुई की नोक जितनी भूमि भी चाइना अधिग्रहित नहीं कर सकता। जब तक मेरा आईटीबीपी का जवान वहां उपस्थित है, इसी के लिए। दरअसल अमित शाह के अरुणाचल दौरे से चीन पूरी तरह बौखला गया है। दौरे को लेकर बेसिर पैर की आपत्ति जताते हुए चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन भारत के गृह मंत्री की अरुणाचल प्रदेश की यात्रा का मजबूती से विरोध करता है और क्षेत्र में उनकी गतिविधियों को बीजिंग की क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन मानता है। उनका दौरा सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति के लिए खतरा पैदा करता है। चीन की इस बेवजह धमकी को तवज्जो दिए बगैर ही गृह मंत्री ने हिंदुस्तान का कड़ा पैगाम पड़ोसी मुल्क को सुना दिया। आईटीबीपी के जवानों से बातचीत करते हुए शाह ने दो टूक में कह दिया कि जब तक आप लोग सीमा पर प्रहरी बनकर डटे हुए हैं, हिंदुस्तान की सरहद को कोई आंख उठाकर देखने की हिमाकत नहीं कर सकता। मुझे हमेशा गर्व होता है कि देश की सबसे कठिन सीमा पर हमारे हिमवीर डटे हुए हैं, इसलिए देश की ये सीमा सुरक्षित है, इसका मुझे हमेशा हमेशा भरोसा है। काबिले गौर है कि शाह की यात्रा से पहले चीन ने अरुणाचल की 11 जगहों को चाइनीज नाम दे दिया था, लेकिन अरुणाचल के कीविथू गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत कर अमित शाह ने चीन की इस चाल की हवा निकाल दी। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत भारत एलईसी से जुड़े 2967 गांवों का व्यापक विकास करने जा रहा है। मोदी सरकार ने इसके लिए 4800 करोड़ रुपए का आवंटन भी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राजस्थान के पाली रेलवे स्टेशन में कुछ बुजुर्गों ने जनसेवा को अपना मिशन बना लिया है। ये हर रोज पाली रेलवे स्टेशन में रेल मुसाफिरों को मुफ्त में ठंडा पानी पिलाते हैं। इस जनसेवा के लिए इन्हें खूब सराहा भी जा रहा है। अप्रैल की गर्मी के महीने में अगर आप सफर कर रहे हों और मटके का ताजा पानी मिल जाए तो पिलाने वाला किसी देवदूत से कम नहीं है। जीवन में पुण्य कार्य करने के कई तरीके हैं, उनमें से एक काम प्यासे को पानी पिलाना भी है। राजस्थान के पाली में कुछ बुजुर्गों ने ऐसा ही बीड़ा उठाया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ये बुजुर्ग रेल यात्रियों को मटके का ठंडा पानी पिलाकर उन्हें तरोताजा कर रहे हैं। इस जनसेवा के लिए इन्हें खूब सराहा जा रहा है। जितनी गाड़ियां आती है शुद्ध पानी मटकी का पिलाते हैं। यहाँ पर ठंडे पानी के कूलर वगैरह भी लगे हुए किए हुए हैं, उनमें भी शुद्ध पानी है। सब आते हैं यहाँ पर, उतरते हैं मुसाफिर, सब आराम से पानी पीते हैं और यहाँ पे हम सेवा दे रहे हैं लंबे टाइम से और यहाँ से सब संतोष है। पाली मारवाड़ी स्टेशन से रेलवे स्टेशन के पास रहने वाले कुछ रिटायर्ड लोगों ने जनसेवा के इस माध्यम को चुना है। जब ट्रेन पाली रेलवे स्टेशन पर आती है तो सभी को ठंडे पानी की जरूरत होती है। ऐसे में ये बुजुर्ग ट्रेन के डिब्बों में जाकर यात्रियों को मटके का ठंडा पानी पिलाते हैं। इस नेक काम के लिए इन्होंने स्टेशन में ही मटके और ड्रम रखने का इंतजाम कर रखा है। जिस उम्र में लोगों का चलना फिरना भी दुश्वार होता है, उम्र के उस पड़ाव में ये बुजुर्ग लोगों को जनसेवा की नई राह दिखा रहे हैं। पाली से भरत भूषण जोशी, गुड न्यूज टुडे।